लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो वीकली करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है इन्वायरमेंट का टॉपिक। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो इकोलॉजिकल नीश के बारे में। यू मस्ट नो अबाउट इकोलॉजिकल नीश। ये सारे जो टॉपिक है ना, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, ये आ जाता है आपका प्योर इन्वायरमेंट का स्टैटिक टॉपिक। ओके, तो मैं बस सिर्फ सिंपल समझाते हुए चलूँगा। ये आर्टिकल जो है द हिंदू में लिखा हुआ है। ओके, और उसी से हम लोगों ने इसको उठाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस का प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स बिगिन। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? एक राइट सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसमें कि कोई भी एनिमल या प्लांट स्पीसीज थ्राइव करता है। सिंपली समझो कि वो एक घर है, वो एक हैबिटाट है। ओके, और इसी तरह के मल्टीपल हैबिटाट जब मिल जाते हैं ना तो एक इकोसिस्टम बन जाता है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से इकोलॉजिकल नीश जो है वो खतरे में है। ठीक है, तो इनमें रहने वाले जितने भी प्रजातियां हैं वो भी खतरे में हैं। तो मूव करते हैं आगे अहेड। यहाँ पर यू कैन सी आउट हियर अ रेंज ऑफ इकोलॉजिकल निशेस कैन अकर विथ इन एन इकोसिस्टम। इट मीन्स दैट इकोसिस्टम कंप्राइजेज ऑफ नंबर ऑफ इकोलॉजिकल नीश। ओके, सिंपल क्या है, एक छोटा छोटा घर है जिसमें कि कोई ना कोई स्पीसीज रह रहा है। एक कंसिडर करते हैं एक रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल। रेन फॉरेस्ट को अगर देख रहे हैं तो उसके जो लैंड पोर्शन है वहाँ पर कुछ अलग जीव जंतु रह रहे होंगे, वो उनका एक इकोलॉजिकल नीश हो गया। जो पेड़ के ऊपर बहुत सारे एवियन स्पीसीज रह रहे होंगे वो उनका एक इकोलॉजिकल नीश हो गया, और इन्हीं का कॉम्बिनेशन को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम, क्योंकि वर्ल्ड क्लाइमेट जो है वो अंडर गो कर रहा है सर्टन चेंजेस। यू कैन सी आउट हियर कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अभी फ्लड लाइक सिचुएशंस हैं। तो क्योंकि वर्ल्ड क्लाइमेटिक अंडर गोज चेंजेस, द एबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज टू होल्ड टू देयर बायोजोग्राफिकल निश में बी अल्टर्ड। इट मीन्स कि जहाँ पर जिस स्पीसीज का ग्रोथ हो रहा है वो आगे चल के हो सकता है कि नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट उस तरह के इन्वायरमेंट जो सुटेबल होंगे उस स्पीसीज के लिए वो फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए हम लोग डाटा एनालिसिस करेंगे, एल्गोरिदम चलाएंगे कंप्यूटर में, जिससे कि उस तरह के जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो हम लोग फाइंड कर सकें। इसका एक एग्जांपल भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। What is written here? This has an important bearing on agriculture as practice and crop choices that have worked well for centuries may no longer be ideal. जो अभी तक हम लोग क्रॉप जिस जगह पर उगा रहे हैं, हो सकता है आगे चल के हम लोग वो क्रॉप को नहीं उगाएंगे वहाँ पर। हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट चेंज करना पड़ेगा और वो जो एग्जिस्टिंग क्रॉप है उसको कोई दूसरे जगह पर ग्रो करवाना होगा। नाउ मूविंग अहेड, इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग इसका जो है वो सॉल्यूशन है। जो भी प्रॉब्लम है अभी तक हम लोग देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या है? इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग इकोलॉजिकल सिनारियोज। ठीक है, जिस तरह से आपका इकोलॉजिकल सिनारियो चेंज कर रहा है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक इकोलॉजिकल नीश का मॉडलिंग करना पड़ेगा। हमें इस तरह के नीश मॉडल बनाने पड़ेंगे हर एक स्पीसीज़ के लिए, और फिर क्या करना पड़ेगा, उनका वहाँ पर ग्रोथ को देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, उन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इस तरह के नीश में। नाउ इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग इज़ ए प्रिडिक्टिव टूल फॉर आइडेंटिफाइंग न्यू पॉसिबिलिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, नए इनहैबिटेंट्स जो हैं for an existing habitat or new geographical location where a desirable plant may grow. ओके, तो सिंपल यही कहना चाह रहा है कि हमें क्या करना है कि नए नए लोकेशन को फाइंड करना है जहाँ पर जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग है, जो स्पीसीज हैं उनका ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। क्या लिखा हुआ है, मौजूदा आवास के लिए नए निवासी या नए भौगोलिक स्थान जहां वांछनीय पौधे अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। इसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉडलिंग का यूज़ कर रहे हैं। द मॉडलिंग इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम, और इसमें हम लोग डाटा को कंपेयर करेंगे। डाटा किस तरह का डाटा को कंसिडर करो कि कोई भी एक जो लोकेशन है,
ओके इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो कि उस स्पीसीज का ग्रोथ के लिए सुटेबल होगा। अब उसी तरह के जो भी सुटेबल इन्वायरमेंट है वो हम दूसरी जगह पर भी फाइंड करेंगे। जैसे कि सैफरॉन के केस में क्या हुआ, सैफरॉन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा उगता है वो ईरान में है, आगे के स्लाइड्स में आप देखेंगे। लेकिन इंडिया में भी 5% जो है वर्ल्ड का जो सैफरॉन है वो 5% इंडिया में ग्रो होता है, और वो भी जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में। अब इस तरह का इन्वायरमेंटल कंडीशन पहले हमें नहीं पता था कि और इंडिया में कहाँ पर मिलेगा, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि सिक्किम जैसे रीजन जो हैं, या तमिलनाडु हो गया, या फिर इम्फाल हो गया, यहाँ पर भी हम ग्रो करा सकते हैं। और ये सब जो हम लोग अचीव कर पाए हैं उसका मेन जो रीज़न है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि डाटा एनालिसिस थ्रू द कंप्यूटर एल्गोरिदम। हम लोगों ने ये करके ये पाया कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर सैफरॉन का कल्टीवेशन कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डाटा को एनालिसिस किया। यू कैन सी आउट हियर सैफरॉन एक केस स्टडी है जिसको हम लोग थोड़ी अच्छी तरह से यहाँ पर देखते हैं। सैफरॉन होता क्या है, सैफरॉन इज ए प्लांट प्रोपगेटेड थ्रू एन अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड कॉम्स। अब ये नेटिव है ग्रीस का। 90% ऑफ द सैफरन प्रोडक्शन इज इन ईरान। अब द फ्लावर ऑफ द प्लांट हैज 3 ब्राइट क्रिम्सन स्टिग्माटा विच आर हैंड पिक्ड व्हेन रेडी एंड केयरफुली ड्राइड फॉर द कमर्शियल सैफरॉन। जो फ्लावर होते हैं उसका स्टिग्माटा को निकाला जाता है, हैंड पिक्ड किया जाता है, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, एंड देन ये आपका केसर तैयार होता है। नाउ इंडिया में कहाँ पर सबसे ज़्यादा केसर का प्रोडक्शन होता है, तो 5% केसर का प्रोडक्शन जो होता है वर्ल्ड सैफरॉन का वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में होता है। और जम्मू एंड कश्मीर में ही क्यों होता है, उसके 2 रीज़न है। सबसे पहला तो है करेवा फॉर्मेशन। करेवा फॉर्मेशन, अब करेवा फॉर्मेशन क्या है, करेवा एक तरह का ग्लेशियल क्ले है, यानी कि मिट्टी है। ओके, ग्लेशियल क्ले है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है जाफरान कल्टीवेशन के लिए, जाफरान कल्टीवेशन के लिए। और जाफरान एक लोकल वैरायटी ऑफ सैफरॉन है। यही जो आप 5% देख रहे हैं ना, उसमें एक लार्ज अमाउंट जो है वो जैफरॉन है, जो कि एक लोकल वैरायटी ऑफ सैफरॉन है जिसको जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो किया जाता है। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस का चाहिए, यानी कि टेम्परेट कंडीशन हमें चाहिए। और जो pH वैल्यू होता है सॉइल का वो 6.3 से 8.3 तक होना चाहिए। इस तरह का अगर कल्टीवेशन हमें मिल रहा है, इस तरह का अगर हमको कंडीशन मिल रहा है, तो सैफरॉन का कल्टीवेशन काफ़ी सुटेबल हो जाता है। और इस तरह का जितने भी पैरामीटर्स हैं ना, उसके ऊपर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस करके बहुत सारे लोकेशन को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर किया गया 449 लोकेशंस को कंपेयर किया गया पूरे दुनिया में। किससे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो लोकेशन है जहाँ पर सैफरॉन कल्टीवेशन होता है, उसको 449 लोकेशन से कंपेयर किया गया। 103 वेरिएबल यूज़ किए गए। किस तरह के वेरिएबल, कि स्लोप कैसा था, उसके बाद फिर हम लोगों ने टोपोग्राफी को देखा, ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने विंड स्पीड देखा, हमने सोलर रेडिएशन देखा। इस तरह के 103 वेरिएबल्स पैरामीटर के ऊपर हम लोगों ने जब डाटा एनालिसिस किया, तो हमें कुछ ऐसे जगह मिले जो कि सुटेबल होंगे सैफरॉन कल्टीवेशन का, एंड दीज वर नॉर्थ सिक्किम, इम्फाल, मणिपुर एंड तमिलनाडु। ओके, ये कुल मिला के 4200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो इंडिया ने नया फाइंड किया। और कुछ ऐसे जगह पर ट्रायल बेसिस पर स्टार्ट भी हो गया है सैफरॉन कल्टीवेशन, खासकर तमिलनाडु के रीजन में, जो कि बहुत ही बेटर है तमिलनाडु के लिए भी। और क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉप्स की तरफ अब मूव कर रहे हैं, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ के लिए डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश को भी फाइंड कर रहे हैं, जो कि हमारा गोल था। नाउ आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मेंस का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज द सॉल्यूशन टू टैकल द प्रॉब्लम इमर्जिंग फ्रॉम अनसस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस। कैसे कर सकते हैं, देखिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा इस क्वेश्चन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जिस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल ग्रोथ कर रहे हैं ना, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल नीश जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जब इकोलॉजिकल नीश डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्रॉप की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो रही है, और उसके लिए डिफरेंट नीश फाइंड करने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत है। वो जो 103 वेरिएबल्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं, पैरामीटर पर हम लोग डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए ऑफकोर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हमें ज़रूरत है।
ओके, सो ये जो पूरा एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके ऊपर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है एक छोटा सा पैराग्राफ था, उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक।